नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देहरादून में बीजेपी के मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कार्यशाला का उद्घाटन किया है। 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजित होंगे मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग। कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। कार्यशाला की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे शिरकत। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से मिल रही है। प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। कार्यशाला की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। देहरादून में बीजेपी के मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कार्यशाला का उद्घाटन किया है। दरअसल 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजित मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग होगा, जिसमें जो पदाधिकारी हैं उन्हें शिक्षण दिया जाएगा। तो कार्यशाला की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, ये जो प्रशिक्षण कार्यशाला है जिसका उद्घाटन किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है इससे? इसमें क्या काम होंगे, किस तरह से जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्हें शिक्षण दिया जाएगा? काजल, आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से कोविड-19 स्थगित कर दिया था, लेकिन अभी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के आधार पर अब जो मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला का शुभारंभ कर दिया गया है। ये कार्यशाला 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। हर मंडल स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रादेशिक प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ किया गया, जिसका प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण शिविर में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी 3:30 बजे इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो कहीं आपको बता दें कि ये जो प्रादेशिक स्तर पर जो मंडल प्रशिक्षण वर्गों की कार्यशाला का जो आज शुभारंभ किया गया है, जो प्रादेशिक नेता है, जो पदाधिकारी है, वो भाग ले रहे हैं। ये पदाधिकारी अब मंडल स्तर पर जाकर के 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। बिल्कुल। और ये जो 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक करीब 1 महीने जो प्रशिक्षण कार्यशाला चलेगी, इसमें किन किन मुख्य बातों पर जोर दिया जाएगा? जो यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जो नेता इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे, उनको किस तरह की बातें बताई जाएंगी? बिल्कुल काजल, आपको बता दें कि जो आज प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे, वही जो पदाधिकारी है पार्टी के, वो अब मंडल स्तर पर जाकर के जो मंडल स्तरीय के कार्यकर्ता है, उनको अपनी पार्टी की रीति नीति एवं केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा जो जनहित के जो कार्य किए गए हैं, उन सभी के बारे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और कार्यकर्ताओं से जनता तक अपनी जो उपलब्धियां हैं इस सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये 1 माह तक चलने वाला है। ये मंडल स्तरीय जो प्रशिक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य है जन जन तक जो प्रभावी योजनाएं हैं, जो जनहित के भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं, उन सभी को पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल पवन, बने रहिए मेरे साथ, जल्द आपका रुख करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कार्यशाला का उद्घाटन किया है। दरअसल ये कार्यशाला जो है 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। मंडलीय स्तर प्रशिक्षण वर्ग के जो पदाधिकारी हैं इसमें शामिल होंगे और आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यशाला की बैठक में शिरकत करेंगे। राजधानी देहरादून में बढ़ते कोविड-19 मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही अब कोविड-19 सेंटरों में मरीज की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सीएमओ अनूप डिमरी ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों से संबंधित शिकायतें लगातार मिल रही थी कि उनके साथ मेडिकल स्टाफ बदसलूकी कर रहा है, जिसके चलते अब कोविड सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो लोग कोविड केयर सेंटरों में भर्ती हैं, उनकी मनोचिकित्सक की टीम के जरिए काउंसलिंग भी की जा रही है। साथ ही अपने परिवार के संपर्क में रहने के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी बात उनके परिजनों से भी करवाई जा रही है, जिससे मरीज अपने आप को अकेला महसूस न करे। तो देहरादून में कोविड केयर सेंटरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कोविड सेंटरों में लगातार स्टाफ की बदसलूकी की खबरें आ रही थी, शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मरीजों की शिकायत के बाद सीएमओ ने निर्देश भी दिए हैं कि जो मनोचिकित्सक हैं वो वहां पर कोरोना संक्रमित जो लोग होंगे उनकी काउंसलिंग करेंगे। इसके साथ ही परिवार से वहां कोविड सेंटर में रहना एक बहुत ही परेशानी वाली बात हो जाती है, परिवार से अलग रहना। तो परिवार से अलग ना रहे कोविड संक्रमित मरीज, उनके लिए वीडियो
कॉलिंग भी की जाएगी ताकि वो अपने परिवार से जुड़े रहें। तो इतने बेहतरीन कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ताकि जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि इस वक्त जो कोरोना संक्रमण है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकालने के लिए ये बहुत ही अच्छा फैसला किया जा रहा है। मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पवन, कोविड सेंटरों से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जो कोरोना पेशेंट है वो शिकायत कर रहे थे कि जो वहाँ का स्टाफ है वो इनसे बदसलूकी करता है, ठीक से बात नहीं करता है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। इसको लेकर क्या क्या फैसले लिए गए हैं? आपको बता दें कि लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। जो सेंटर है उनमें जो भर्ती मरीज उनके द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का जो स्टाफ है वो बदसलूकी कर रहा था, जिनकी सोशल मीडिया से कई बार तस्वीरें भी वायरल हुई है। जिसको देखते हुए जिला नोडल ऑफिसर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी कोविड सेंटरों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए ताकि सभी पर निगरानी रखी जा सके। जो मरीज वहां पर बदसलूकी स्टाफ के साथ करता है उस पर भी कड़ी नजर रहे, तो वहीं साथ ही साथ जो स्टाफ के द्वारा किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, न ही इलाज में न ही मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की कोई ऐसी शिकायतें आए। जिसको देखते हुए अब सीसीटीवी कैमरे लगाने पर निर्णय लिया गया है। अब जो कोविड केयर सेंटर है, चाहे वो महाराणा प्रताप स्टेडियम हो या फिर इन सभी जगह पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ जो लोग अभी कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो मनोचिकित्सक की टीम के द्वारा उनका लगातार उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको मोटिवेशन दिया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वो अपने परिवार से दूर रह करके ही स्वस्थ रहे और जो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का उसका भली भांति पालन कर सके। इसको देखते हुए मनोचिकित्सक की टीम वहाँ पर लगाई गई है। हर कोविड केयर सेंटर में जाकर करके ये जो मनोचिकित्सक। बिल्कुल पवन, हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में भी जो कोरोना संक्रमित पेशेंट्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। कई ऐसे जो पेशेंट हैं वो परेशान हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। मनोचिकित्सक के साथ उनकी काउंसलिंग कराना ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा फैसला है। इसके साथ परिवार से जुड़कर भी पेशेंट को देखा जा रहा है, उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए क्या क्या और कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं और परिवार से दूर रहते हैं, इस कोविड की बीमारी में जो भी मरीज होता है उसको परिवार से दूर रखा जाता है, परिवार के साथ उनका संपर्क नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी डिप्रेशन में जाते हैं और मरीज भी अपने आप को असहज स्थिति में महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाए ताकि वो अपने परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका हालचाल जान सके और उनके परिजन भी अपने जो मरीज जो इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है वो भी अपने परिवार के संपर्क में रह सके। अच्छा कदम माना जा रहा है, वही उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि वो लोग अपना मन जो है उसका विचलित ना हो, वो कहीं से डिप्रेशन में ना जाए। एक कुल मिलाकर के एक अच्छा कदम है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देहरादून में अनूप डीमरी जो कि सीएमओ हैं, उन्होंने ये बड़े फैसले लिए हैं क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कोविड केयर सेंटरों में जो पेशेंट है उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, जो स्टाफ है वहाँ का वो उनसे बदसलूकी करता है। तो ऐसे में ये बड़े फैसले लिए गए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि निगरानी रखी जा सके। वहीं जो कोरोना पेशेंट है जिनका मनोबल टूट रहा है, जो स्ट्रेस में हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनको खुश रखने के लिए, उनको डिप्रेशन से उभारने के लिए मनोचिकित्सक की एक टीम भी वहां पहुंचेगी जो सभी की काउंसलिंग करेगी। इसके साथ ही परिवार से जोड़ने के लिए वीडियो कॉलिंग भी करवाया जाएगा। जी, इसमें कुछ जगहों से पहले ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी और अब उसमें हमने काफ़ी बेहतरी करी है। हमने कोविड केयर सेंटर से जाके देखा भी है, तो जो हमारे अभी स्टेडियम में है और तीनों में है, तो अभी व्यवस्थाएं हमारी काफ़ी अच्छी दुरुस्त हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि जो रोगी है वो बेसिकली क्या है कि वो अलग है, आप समझ रहे ना, वो किसी के परिवार के साथ, किसी के साथ ऐसे संपर्क में नहीं है। तो जब वो अकेला होता है तो उसके दिमाग में किसी किस्म की परेशानी आती है जो कि लाजमी है, एक व्यक्ति की आएगी, और जबकि इस स्थिति में वो बीमार है। तो इसमें हमने एक और कोशिश करी है भी कि हम उनसे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उसमें फ़ोन से बात कर रहे हैं उनसे, तो उससे कईयों को उससे एक मॉरल सपोर्ट भी उनको दे रहे हैं।
उसके अलावा उनकी काउंसलिंग भी हम साइकेट्रिस्ट की टीम हमारी है, उन पे जाके काउंसलिंग भी उन पे कर रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं कि उनको वहाँ पे रहें तो उनको किसी किस्म की कोई समस्या न हो। और धीरे जो आप कह रहे हैं कि इसमें वीडियो कैमरा वगैरह की, इसकी भी प्रोसेस चल रही है और शीघ्र ही इसको भी हम जो है क्रियान्वित करेंगे। देहरादून में आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 3 आईपीएस और 1 पीसीएस अधिकारी के तबादले हुए। मणिकांत मिश्रा बने बागेश्वर के नए एसपी। अजय प्रकाश को पुलिस महानिरीक्षक अधिसूचना और सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अजय प्रकाश को पुलिस महानिरीक्षक अधिसूचना और सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है। देहरादून से बड़ी खबर, आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 3 आईपीएस और 1 पीपीएस अधिकारी के तबादले किए गए हैं। मणिकांत मिश्रा बागेश्वर के नए एसपी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अजय प्रकाश को पुलिस महानिरीक्षक अधिसूचना और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, ये बड़े प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है उसको दुरुस्त करने को लेकर। इसके साथ ही कई ऐसे अधिकारी हैं जो काफ़ी लंबे समय से अपने पद पर कार्यरत हैं, उनके भी तबादले किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी प्रशासनिक तबादले देखने के लिए मिल रहे हैं। 3 आईपीएस और 1 पीपीएस अधिकारी के तबादले हुए, जिनमें मणिकांत मिश्रा बागेश्वर के नए एसपी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अजय प्रकाश को पुलिस महानिरीक्षक अधिसूचना और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। रुड़की के बुग्गावाला में पुलिस ने खनन माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और खनन करते हुए मौके से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 एचएम को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के चलते राजस्व में बड़ा घाटा हुआ है। हरिद्वार में राजस्व विभाग को 145 करोड़ की इनकम होनी थी, लेकिन सरकारी खजाने में अभी तक सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार डीएम ने सभी चौकियों और खनन क्षेत्र में कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षेत्रीय सीओ को भी एक दिन में कितने खनन वाहन निकले हैं और कितनों पर कार्रवाई की गई है, इसकी रिपोर्ट हर 15 दिन बाद देने की बात कही है। तो रुड़की में खनन माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध खनन करते हुए गाड़ियां सीज की गई हैं। इसके साथ ही ये निर्देश दिए गए हैं कि वहां खनन जो क्षेत्र है वहां पर कैमरे लगवाए जाएं। जिलाधिकारी ने ये निर्देश दिए। इसके साथ ही अवैध खनन से राजस्व विभाग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दरअसल 145 करोड़ खनन जो विभाग है उसके खाते में आने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। राजस्व को यहाँ नुकसान हुआ है, सिर्फ अब तक 10 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं। थाना बुग्गावाला क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर बुग्गावाला थाने की पुलिस के द्वारा 10 अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर और 1 एचएम मशीन को सीज किया गया है। सभी के विरुद्ध अवैध खनन की रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश सभी संबंधित प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को दिए गए हैं। आप देख रहे हैं जहां पर खनन माफियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां बरामद की गई हैं। दरअसल यहां काफी दिनों से अवैध खनन हो रहा था और पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी और अब रंगे हाथों यहां से कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया है, गाड़ियां भी सीज की हैं। साथ ही साथ राजस्व को काफी नुकसान हो रहा था अवैध खनन की वजह से, इसके तहत ये कार्रवाई की गई। इसके साथ ही कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज कर दी गई हैं और राजस्व को करीब करोड़ों का नुकसान यहां पर हो रहा है। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि रिपोर्ट हर 15 दिन में देनी है, कितनी गाड़ियां निकली हैं, अवैध खनन कहां पर हो रहा है, इसकी भी जांच की जाए। तो कड़े निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि अवैध खनन क्या प्रशासन द्वारा रुक पाता है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके मिलीभगत की वजह से ही अवैध खनन का जो काम है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद हुसैन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, लगातार अवैध खनन जो है वो रुड़की में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, इससे पहले कई बार हो चुका है। पुलिस इतनी लेट से क्यों जागी है? ये कहना चाहिए अगर कहा जाए तो इसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ही खामी मानी जाएगी, जो इस तरह से अवैध खनन होता रहता है और पुलिस से आंखें मूंदे रहती है। अब ये भी कहना उचित होगा कि पुलिस ने ही ये कार्रवाई की है और एक तरह से अगर कहा जाए तो काफी बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि एक एचएम और साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी भी है। पर
अगर एक बार कार्रवाई कर दी गई, ये भी काफी शिकायतों के बाद पुलिस ने इस कदम को उठाया। वहीं प्रतिदिन यहाँ पर बुग्गावाला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खनन माफिया पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं और दिन रात यहाँ पर खनन जो है जारी रहता है। तो इसको लेकर पुलिस को या प्रशासनिक अधिकारियों को बड़े कदम यहाँ पर उठाने चाहिए और खनन पर पूरी तरह से रोक भी लगानी चाहिए। जी बिल्कुल अरशद, लेकिन देखना ये है कि आगे क्या इस तरह की कार्रवाई पे कितना जोर दिया जाता है, क्योंकि हर 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। क्या वो चीजें सफल हो पाएंगी? बिल्कुल, जिस तरह से मानता हूँ कि आज एक कार्रवाई की गई है, अब आगे ना हो ये कहना अनुचित या उचित नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और पूरी की पूरी पुलिस पिकेट जो वहाँ पर मौजूद है, जगह जगह वहाँ पर थाना भी मौजूद है, पुलिस चौकियाँ भी मौजूद है, बावजूद उसके खनन माफिया जो है इनकी आंखों के सामने से पूरी तरह से खनन के डंपर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खनन कर रहे हैं। पर सिर्फ कभी कभी इन लोगों को ये खनन जो है नजर आता है, बाकी दिनों में ये शायद कहीं सोए रहते हैं। तो ये कहना उचित नहीं कि आखिरकार आगे भी किस तरह की कार्रवाई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में अब जल्द ही रोपवे के माध्यम से पर्यटकों का सफर आसान होने जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए मसूरी देहरादून पुरुकुल रोपवे की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। देहरादून से मसूरी आने वाले पर्यटकों को जाम के झंझट से निजात दिलाने के लिए देहरादून मसूरी पुरुकुल रोपवे का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन सचिव दिलीप ज्वालकर के जरिए संबंधित अधिकारियों और पीपीपी डेवलपर के साथ मसूरी शिफन कोट का निरीक्षण किया गया। दिलीप ज्वालकर ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर मसूरी पुरुकुल रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है। मसूरी पुरुकुल रोपवे सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो देखिए, मसूरी में काफ़ी जाम लगा रहता है और पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतें होती है। ऐसे में उस जाम से निजात दिलाने के लिए रोपवे के जरिए पर्यटकों का सफ़र आसान करने की कोशिश हो रही है। मसूरी देहरादून पुरुकुल रोपवे का काम अब जल्द ही शुरू हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। जो पर्यटन विभाग द्वारा पीपीपी मोड में जो रोपवे बनाया जा रहा है, ये रोपवे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसका मतलब लगभग 1,500 के करीब 1000 से 1,500 लोग यहाँ पर प्रति घंटा ऊपर इस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम से रोपवे से आ सकते हैं। तो इसके संदर्भ में जो हम लोगों ने जो टेंडर करे हुए थे और जिसके तहत एक पीपीपी डेवलपर का सिलेक्शन किया हुआ था, तो उनको अभी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के साथ हम लोगों का जो अनुबंध हुआ है उसके शर्तों के अनुसार उनको ज़मीन का कब्ज़ा देना है और वो लीज़ ज़मीन उनको हैंड ओवर कर देनी है। इसके संदर्भ में शिफन कोर्ट में एक ऑनरेबल कोर्ट में एक केस भी चला हुआ था। अभी वो केस का निस्तारण हो गया है और स्थानीय प्रशासन द्वारा यहाँ का जो भी अतिक्रमण था उसको भी हटाया गया है। गोचर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापार संघ ने बड़ा फैसला लिया है और एक हफ्ते के लिए बाजार को बंद कर दिया। इस दौरान नगर पालिका के जरिए पालिका के मुख्य बाजार सहित सरकारी संस्थानों को सैनिटाइज किया गया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना को रोकने के लिए जनता के सहयोग से कोरोना वॉरियर्स रात दिन शहर को सैनिटाइज कर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। उन्होंने शहर की जनता से अनलॉक 4 के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए। कोरोना का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। तो गौचर में कोरोना को लेकर व्यापार संघ का बड़ा फैसला लिया गया। एक हफ्ते के लिए बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है। नगर पालिका ने मुख्य बाजार को सैनिटाइज किया है, साथ ही साथ लोगों से अनलॉक 4 के नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो कोरोना का प्रकोप है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो गोचर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। बाजार बंद का आह्वान यहां किया गया है। इसके साथ ही व्यापार संघ ने बड़ा फैसला लिया, लोगों से अपील भी की है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे नगर क्षेत्र गौचर में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका परिषद गौचर द्वारा सभी वार्डों को पुनः एक बार बहुत ही तेजी से
प्रत्येक वार्डों को सैनिटाइज करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है तथा व्यापारी बंधुओं द्वारा जो 1 हफ्ते का निर्णय लिया गया है अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का, इसके तहत संपूर्ण बाजार को सैनिटाइज करने में नगर पालिका को बहुत ही आसानी होगी। पौड़ी को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसको लेकर नवंबर में एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावे के लिए पौड़ी में अपना एयर स्ट्रिप तैयार कर लिया गया है, जिसकी शुरुआत कुछ दिन तक ट्रायल चलेगी। जिलाधिकारी पौड़ी धीरज सिंह गब्रियाल ने बताया कि एडवेंचर इवेंट में देश के कोने कोने से लगभग 100 से ज्यादा पैराग्लाइडर्स शिरकत करेंगे, जिससे हिमाचल की बिलिंग और पिथौरागढ़ के पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में हुए विकास की तरह पौड़ी को भी अपनी अलग पहचान मिलेगी। तो पौड़ी में पर्यटन क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है पौड़ी को, और नवंबर में एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ट्रायल अभी से हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब पैराग्लाइडिंग की जो ट्रायल है वो शुरू कर दी गई है। तो पौड़ी की तस्वीरें जहां पर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एडवेंचर फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है पौड़ी में, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो पर्यटक हैं जो यहाँ आने वाले हैं देश के अलग अलग कोने से, उनके लिए अभी से ही ट्रायल शुरू कर दिया है। हम लोगों ने अभी एक एयर स्ट्रिप बनवाया लगभग 400-500 मीटर का। उसके पीछे यही मंशा है कि एक तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को पौड़ी जनपद में उसका बढ़ावा देना है और दूसरा टूरिज्म को भी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी हम लोगों ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो अभी जो एयर स्ट्रिप बना है तो उसमें भी हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं और टेक ऑफ पॉइंट जो हमारे डांडू खाल में है वहाँ से कल ट्रायल शुरू हो जाएगा। और कोई भी इवेंट शुरू करने से पहले मिनिमम शायद जो एक रिक्वायरमेंट है 30 से लेकर 32 तक पैराग्लाइडर्स का वहाँ पे ट्रायल होना ज़रूरी है। तो कल सुबह से हमारे ट्रायल शुरू हो जाएंगे। 8-10 पैराग्लाइडर्स हमारे देहरादून और अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं यहाँ पे। और आज जो है एक पैरामोटर उड़ा है देहरादून से और 1.5 घंटे में लगभग देहरादून से वो बिलखेत पहुँचा होगा। कोरोना महामारी के चलते छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जोशीमठ के सुदूरवर्ती गांव मोल्टा में संचार सेवा ठप होने से छात्रों का भविष्य में अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो ही रही है, साथ ही परीक्षा देने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मोल्टा गांव के स्कूली बच्चे हर दिन गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगलों में नेटवर्क ढूंढकर पढ़ाई कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पढ़ने की जो लालसा है बच्चों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन संचार सेवा बाधित होने की वजह से छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में जाकर पहाड़ियों पर बैठकर नेटवर्क को ढूंढते हैं, तब ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हैं। तो जोशीमठ की तस्वीरें हैं जहां पर कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिस्टम है वो किया गया है, लेकिन जोशीमठ के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी संजय कुंवर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि जो छात्र हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, नेटवर्क तलाश कर रहे हैं और तब जाकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, जो ये वाकया आप देख रहे हैं ये जोशीमठ के दूरस्थ गाँव मोल्टा का है। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य से लेकर के अन्य सुविधाएं तो हथिये पर है ही, लेकिन जो आजकल कोविड-19 के चलते जो है ऑनलाइन पढ़ाई का माध्यम जो पूरे स्टेट में चलाया जा रहा है उसको लेके बच्चे यहाँ पे खासा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्य जो समस्या है वो संचार की है। यहाँ पे किसी भी कंपनी का यहाँ पे जो है टावर नहीं लगा हुआ, नहीं यहाँ पे जो है ऐसी भौगोलिक की स्थिति है गाँव की कि यहाँ पे किसी क्षेत्र विशेष का टावर भी यहाँ पे निर्भर करता है, जिसका जो खामियाजा जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्कूली नौनिहालों को भुगतना पड़ता है। देखिए यहाँ पे संजय, तो क्या किसी अधिकारी का ध्यान या प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा? किस तरह से बच्चे परेशान होकर पहले पहाड़ों पर चढ़ते हैं, नेटवर्क ढूंढते हैं, तब जाकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, किसी भी उच्च अधिकारी का इस वक्त ध्यान नहीं है, नहीं यहाँ पे शिक्षा अधिकारी का यहाँ पे ध्यान है और नहीं जिला स्तर के अधिकारियों का। और बड़ी बात की जो जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के जोशीमठ के जनप्रतिनिधि, चमोली जिले के जनप्रतिनिधि है, वो केवल साल में 5 सालों में इनका ध्यान में तो कहने को 5 सालों में एक बार यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन
आप देख रहे हैं कि नौनिहाल जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई पहाड़ों पर चढ़कर कर रहे हैं, क्योंकि जो संचार सेवाएं हैं वो बाधित हो रही हैं, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते। उत्तराखंड के 13 जिलों में छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर छड़ी यात्रा निकली हुई है। पंच दशनाम जूना भैरव अखाड़ा के जरिए आयोजित ये यात्रा अलग अलग जगहों से गुजरकर पूरे राज्य का भ्रमण कर रही है। अखाड़ा के अध्यक्ष महंत प्रेम गिरी ने बताया कि सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। तो जोशीमठ पहुंची पवित्र पौराणिक छड़ी यात्रा प्रदेश के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम हर जगह से ये यात्रा गुजरेगी। कीछा में NH 74 के अधूरे पड़े काम को पूरा कराने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रात के अंधेरे में मशाल जलाकर राज्य की सरकार को जगाने की कोशिश की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए काफी समय से धरना प्रदर्शन के बाद अब ये कदम उठाया गया। आपको बता दें कि कीछा के नजदीक पुल भट्टा ओवरब्रिज का निर्माण, आदित्य चौक पर रोड का निर्माण और कीछा के बाईपास पर सर्विस लेन निर्माण की मांग लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन NH 74 निर्माणाधीन संस्था गल्फार कंपनी इस कार्य को नहीं कर रही, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। तो कीछा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर NH 74 के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और रात में एक मशाल जुलूस निकाला है और साथ ही साथ राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।